नमस्कार 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 बच्चों। तो कैसे हो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी की इस बेहतरीन सीरीज में, जिसमें बेसिकली हम लोग क्लास 10 का जो पूरा बायोलॉजी है उसे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर को कंप्लीट किया है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को, उस चैप्टर को नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका प्लेलिस्ट। तो आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। आज हम लोग जैव प्रक्रम के दूसरे लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैव प्रक्रम के पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी जीव है वह अपने अनुरक्षण के लिए, जिंदा रहने के लिए कौन कौन से प्रक्रिया को करते हैं। तो हमने सबसे पहले आपके समक्ष एक सेल का डायग्राम ड्रॉ किया था, अभी भी करते हैं। और हमने बताया था आपको कि जो सेल है, जैसे जिंदा रहने के लिए कोई भी जीव को ऊर्जा चाहिए, और वह जीव बने होते हैं कोशिका से। तो अर्थात अगर कोशिका जिंदा है तो वह जीव भी जिंदा होंगे। तो कोशिका या जीव को जिंदा रहने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वह है ऊर्जा की, और ऊर्जा बनेगा इस कोशिका के अंदर। कैसे बनेगा? देखो, एक होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज इस कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होती है। विखंडित मतलब टूटती है, और टूटने से इस कोशिका के अंदर बनता है ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा है यह बेसिकली एटीपी के रूप में होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये बात हमने पहले क्लास में डिस्कस कर लिया है। ये जो बात है ये हमने पहले क्लास में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और हमने यहां पे ये डिस्कस किया था, ये जो ग्लूकोज है इस कोशिका को चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए इस कोशिका को। अब ऊर्जा बना तो ये ऊर्जा भेजेगा भी कहीं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। बस यही काम को करने के लिए भगवान ने हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के सिस्टम को सेट किया है, विभिन्न प्रकार के तंत्र को सेट किया है, जिसे आप आम भाषा में पाचन तंत्र बोल देते हो, श्वसन तंत्र बोल देते हो, उत्सर्जन तंत्र बोल देते हो, परिसंचरण तंत्र बोल देते हो। भगवान जी ने इस सिस्टम को आपके अंदर बस आपको जिंदा रहने के लिए, आपके अस्तित्व को कायम रखने के लिए सेट किया गया है। अब भैया इसका क्या रोल है, तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। अगर सेल को ग्लूकोज चाहिए तो ग्लूकोज देगा इसे पाचन तंत्र। अब ये पाचन तंत्र ग्लूकोज कैसे देता है, ये बात हमने की करेंगे थोड़ी अगले लेक्चर में। अगर इसको ऑक्सीजन चाहिए तो इसको ऑक्सीजन देने का काम करता है श्वसन तंत्र। अब ये श्वसन तंत्र ऑक्सीजन कैसे देता है, ये भी बात हम लोग करेंगे। रहा बात इसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। और एक और बात बता दे, ये जो ग्लूकोज है कोशिका को डायरेक्ट पाचन तंत्र नहीं देता है। सबसे पहले ये पाचन तंत्र उस ग्लूकोज को भेजता है किसी ब्लड के अंदर। तो ये ब्लड के अंदर गया, और ब्लड से तब जाता है इस कोशिका के अंदर। वैसे ही अगर इसको ऑक्सीजन चाहिए तो सबसे पहले ऑक्सीजन जाएगा इस ब्लड के अंदर, और तब जाएगा इस ब्लड से इस ऑक्सीजन के अंदर। तो ये हुआ श्वसन तंत्र। ऐसे ही होता है परिसंचरण तंत्र, तो इसे हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ये जो पदार्थ को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कर रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। और ऐसा ही हमारे शरीर में बहुत हानिकारक पदार्थ होते हैं, बहुत अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिनका रिमूवल हमारे शरीर से बहुत ही आवश्यक है, जिनका निष्कासन हमारे शरीर से बहुत ही आवश्यक है। तो इन सारी चीजों को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में जो सिस्टम होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। उसे ये क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है, कैसे काम करते हैं, इसे आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि जैव प्रक्रम आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसका डिफिनेशन क्या लिखिएगा, क्या कहना चाहता है ये बताते हैं हम आपको। कि आपका जो भी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, ये जो आपका बोर्ड एग्जाम है, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आप डायरेक्ट आंसर दो, जिसे आप ऑब्जेक्टिव बोलते हो, 4 ऑप्शन रहते हैं और उसमें से एक टिक मार देना है। और एक क्वेश्चन का जो प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। और ये सब्जेक्टिव में आपको भाषा लिखना होता है, इस सब्जेक्टिव में आपको भाषा लिखना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कंसेप्ट तो ठीक है,
लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ आपको भाषा भी लिखना आना चाहिए। तो ये भाषा कैसे लिखेंगे ये हम आपको सिखाएंगे। अगर आप सीख नहीं पा रहे हो तो आपको रटना होगा। अगर आप सीख नहीं पा रहे हो भाषा को लिखना तो आपको रटना होगा। बहुत बच्चे बोलेंगे भैया रटना नहीं है, रटना है। और रटने की कला बहुत इंपॉर्टेंट है। यादाश्त किसी का कमजोर है तो इंसान इंसान नहीं है। यादाश्त को तेज करना होगा, रटना होगा। एग्जाम को क्वालिफाई करना तो रटना होगा। तो ये भाषा को हम लोग सीखने चल रहे हैं कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए जैव प्रक्रम क्या होता है तो हम भाषा के रूप में क्या लिखेंगे। आओ, ये है आपके सामने जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का डिफिनेशन क्या कहता है कि जीव जीने के लिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जीव जीने के लिए या इस धरती पे अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जो जो प्रक्रिया करता है उन सभी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं या जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से प्रोसेस करता है हमने पिछली स्लाइड में ही यहां पे डिस्कस किया हुआ है। ये आओ इसे हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैव प्रक्रम, वे क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से पूछ सकता है कि पहला तो पूछेगा जैव प्रक्रम क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसका हम हट जाते हैं, पहले आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसमें बेसिकली हमने जैव प्रक्रम के डेफिनेशन को कवर किया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वे कौन सी क्रियाएं हैं जो जीवन के अनुसार जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। सीधा सीधा बात बोले कि वह कौन सी आखिरकार प्रक्रिया है जो सजीव जीने के लिए, इस धरती पे अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, अपने जीवन के अनुरक्षण के लिए करते हैं। ये डिस्कस कर चुके हैं। और जो पाचन तंत्र वाला बात है ना, उसे ही हम लोग पोषण बोल देते हैं। तो जीवन को बनाए या अनुरक्षण के लिए 4 मूलभूत प्रक्रियाएं आवश्यक है, जिसमें पहला है आपका पोषण। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने शरीर के बाहर से भोजन, और भोजन में हम लोग इनडायरेक्टली क्या खाते हैं, पोषक तत्वों को। ये डिस्कस कर चुके हैं, आगे आने वाले स्लाइड में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्राप्त करता है और उसे उपयोगी रूप में बदलता है। पोषण क्या है, बेसिकली खाना को खाना, उसे पचाना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। आगे डिस्कस करेंगे। श्वसन क्या है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर के बाहर से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के अंदर उपयोग करता है और ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करता है। सीधा सीधा बात बोले तो श्वसन का मतलब होता है ऊर्जा को बनाना, अर्थात जिस प्रक्रिया के द्वारा शरीर में ऊर्जा बनती है उन सभी प्रक्रिया को आप श्वसन बोल सकते हो। श्वसन बोल सकते हो आप, जिस प्रक्रिया से ऊर्जा बने उसे आप श्वसन बोलोगे। ठीक है। अगला परिवहन। अब ये परिवहन जिसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, ब्लड क्या कर रहा था भैया, ब्लड किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने का काम कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था, उसे ही हम बोलते हैं परिवहन। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। भोजन अर्थात पोषक तत्व, ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है क्योंकि पोषक तत्वों को तोड़ के ही तो ऊर्जा बन रहा है भैया। किसके अंदर, कोशिका के अंदर, विभिन्न भाग के अंदर। यह परिवहन। दूसरा उत्सर्जन, तो इस शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। अभी तो हम लोग देखे हैं, ये देख 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 यहाँ पे देख देख भाई देख कितना स्लाइड है। पहले डिलीट कर, ये स्लाइड को डिलीट कर, स्लाइड को डिलीट कीजिए, स्लाइड को डिलीट कीजिए। देख यहाँ पे यही है जैव प्रक्रम। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये परिवहन तंत्र का भाग हो गया। ये पाचन तंत्र पोषण बोल दे रहे हो। ये श्वसन तंत्र ऑक्सीजन पहुंचा रहा है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकालने का ये काम कर रहा है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं आगे क्या है। आगे सबसे पहले हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। आप इसका क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसका क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि भैया आप क्या कर रहे हो कि जो भी हमें क्लास 10th में चैप्टर पढ़ने हैं ना उसे आप जैव प्रक्रम बोल देते हो। नहीं, देखो
हमने पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन को जैव प्रक्रम बोला। तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि जनन को या नियंत्रण एवं समन्वय को आपने जैव प्रक्रम क्यों नहीं बोला? आपने जनन को और नियंत्रण एवं समन्वय को जैव प्रक्रम क्यों नहीं बोला? इसका आंसर पहले आप देखो, यहां पे एक बार देखो क्या कहता है कि जनन, नियंत्रण, समन्वय को जैव प्रक्रम क्यों शामिल नहीं किया गया है। अर्थात इन दोनों को आपने जैव प्रक्रम में शामिल क्यों नहीं किया है? आओ हम बताते हैं आपको। देखो, अभी हमने आपको बताया कि जैव प्रक्रम उन सभी प्रक्रिया को बोला जाता है जिससे इस धरती पे आदमी का अनुरक्षण हो, अस्तित्व कायम रहे। क्या कोई आदमी अगर जनन नहीं कर रहा है तो क्या वह जिंदा नहीं रहेगा? क्या कोई आदमी जनन नहीं कर रहा है तो क्या वह जिंदा नहीं रहेगा? आपके आसपास बहुत ऐसे प्राणी हैं जो जनन की क्रिया को नहीं करते हैं। आपके सामने बहुत ऐसे प्राणी हैं जो जनन की क्रिया को नहीं करते हैं। आपके समाज में ही कुछ ऐसे प्राणी हैं, जैसे मान लो आपके आसपास कुछ ऐसे पति पत्नी के जोड़ा होते हैं उपस्थित जो जनन नहीं करते, अर्थात अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं, जिसे आप बांझ बोल देते हो, इनफर्टाइल कपल होते हैं। तो क्या वह सजीव नहीं है? क्या वह जिंदा नहीं है? जिंदा है। तो अर्थात जनन जिंदा रहने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, एक है नियंत्रण एवं समन्वय। तो हमारे अंदर जो भी प्रक्रिया चल रहा है ना, बस उसे ही अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल लोचे होते रहता है, न्यूरॉन काम करते रहता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय यही है बेसिकली कि हमारे अंदर जो भी काम हो रहा है वह सही ढंग से चले। इसे बेसिकली हम लोग सही से नियंत्रण एवं समन्वय बोलते हैं। तो इसके बिना भी आदमी कुछ हद तक जिंदा रह सकता है। तो जिंदा रह सकता है, इसीलिए हम लोग इसे नियंत्रण और समन्वय को और जनन को जैव प्रक्रम में शामिल नहीं किए। और इसी बात को हमने भाषा का रूप दे दिया है। इसी बात को हमने भाषा का रूप दे दिया है। देख एक बार, और पहले आप स्क्रीनशॉट ले लोगे एक बार। क्वेश्चन है, जनन, नियंत्रण एवं समन्वय को जैव प्रक्रम में क्यों शामिल नहीं किया गया है? क्यों शामिल नहीं किया गया है? क्योंकि यह प्रक्रियाएं जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य नहीं है। अर्थात अगर ये प्रक्रिया कुछ दिन विलंब भी हो जाए तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है जिंदा रहने में। देखिए यहां पे क्या लिखा है, जनन अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। अर्थात हमने के अपना जैसा संतान उत्पन्न करना है, अपने बच्चे को जन्म देना है, तो उसके लिए तो जनन इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बिना कोई भी जीव जीवित रह सकता है। लेकिन इसके बिना भी कोई जीव जीवित रह सकता है। दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय। ये बहुत मजेदार चैप्टर है, जहां पे आप हार्मोन के बारे में जानोगे, जहां पे आप ग्लैंड के बारे में जानेंगे, जहां पे आप ब्रेन के बारे में जानोगे, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। आओ, नियंत्रण एवं समन्वय का काम है शरीर में पहले से चल रही क्रियाओं को सही ढंग से चलाना, परंतु इसके बिना भी कुछ समय तक जीवन संभव होता है। अभी बात है, जैसे आंख में अगर धूप पड़ रहा है तो हमारा न्यूरॉन ये सिग्नल देगा, भाई साहब पलक को झपकाइए, पलक को झपकाइए, रोशनी तेज पड़ रही है। वैसे ही अगर हमारे को डर लग रहा है तो हमारे न्यूरॉन सिग्नल, भाई दिल धक धक जल्दी कर कि इसका हार्ट बीट रुक नहीं जाए, ब्लड का सप्लाई तेज में दे इसको। ठीक है, तो आंखों में धूप पड़े तो पलकें बंद हो जाए, ये कौन काम करवा रहा है? ये नियंत्रण एवं समन्वय का ही रोल है। यहाँ पे डर लगे तो दिल की धड़कन तेज हो जाए, खाना खाया तो पाचन तंत्र सक्रिय हो जाए। तो क्या ये काम नहीं होगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा? क्या रहेगा। तो इसी कारण से हमने जनन और नियंत्रण एवं समन्वय को जैव प्रक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया है। आइए हम देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें। अच्छा, एक और बात आपको बता दें हम, ये जो जैव प्रक्रम है ना, कि खाना कैसे पचता है या जो भी है, इसको बेसिकली हम लोग जो ब्रांच में पढ़ते हैं विज्ञान की, उसे हम लोग बोल देते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोल देते हैं? फिजियोलॉजी। आओ, ये फिजियोलॉजी जिसे हिंदी में आप बोलते हो शारीरिक क्रिया विज्ञान, ये क्या है?
तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम यह अध्ययन करते हैं कि किसी जीव का शरीर कैसे कार्य करता है। आप आगे जब 11th में जाओगे तो इस पे 2 यूनिट पढ़ने हैं आपको, एक प्लांट का शरीर कैसे काम करता है और एक एनिमल का शरीर कैसे काम करता है, जिसको आप बोलते हो प्लांट फिजियोलॉजी। एक यूनिट आएगा प्लांट फिजियोलॉजी 11th में जब जाओगे तब, एक आएगा प्लांट प्लांट फिजियोलॉजी और एक आएगा एनिमल फिजियोलॉजी। ये आएंगे 11th में, ठीक है। तो सरल भाषा में अगर हम बोले तो फिजियोलॉजी का मतलब है शरीर के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती है और वह कैसे होती है। जैसे खाना कैसे पचता है, ये हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। सांस लेने पर ऑक्सीजन शरीर में कैसे पहुंचती है, ये हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। खून पूरे शरीर में कैसे घूमता है, ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। दिमाग कैसे संदेश भेजता है, ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। दिल कैसे धड़कता है, ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। फेफड़ा हवा से ऑक्सीजन कैसे लेता है, भोजन पचने के बाद ऊर्जा कैसे बनती है, तो ये सारी की सारी घटना हम लोग बेसिकली फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये तो टोटल एनिमल की है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी में। अगर यही बात प्लांट का आ जाए तो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। एक टर्म था फिजियोलॉजी, कहीं शब्द आए तो आप इसका मतलब क्या समझोगे, बस यही बताने का मेरा मोटिव था। मेरा मोटिव है कि आप बायोलॉजी के अच्छे नजरिए से देखो, आप शब्द को अच्छे तरह से सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। ये आपके सामने जैव प्रक्रम की कुछ घटनाएं दिखाई जा रही है कि जैव प्रक्रम में क्या क्या घटना घटित है। ये न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे जिसे आप पोषण बोल रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे जिसे आप परिवहन बोल रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक चैप्टर है परिवहन। ये है परिवहन। इसे आप रेस्पिरेशन जिसे आप श्वसन बोल रहे हो। ये एक्सक्रीशन जिसे आप उत्सर्जन बोल रहे हो। ये है रिप्रोडक्शन जिसे आप जनन बोल रहे हो। ये है मेटाबॉलिज्म जिसे आप उपापचयन बोल रहे हो। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है कि सर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हमें मालूम है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। रेस्पिरेशन का मतलब मालूम है, एक्सक्रीशन का भी मतलब मालूम है, उत्सर्जन क्या होता है। रिप्रोडक्शन अर्थात जनन का मतलब मालूम है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण का मतलब मालूम है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये क्या है मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म क्या है, आप इसको हम आपको समझाते हैं कि मेटाबॉलिज्म आखिरकार होता क्या है। देखो, मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, क्रिया तो हो रही है रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं तो कोई अगर आदमी कार्बोहाइड्रेट को खा रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कलर चेंज करो। अगर कोई आदमी कार्बोहाइड्रेट को अर्थात आलू पराठा को खा रहा है तो इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जा रही है। ये कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जा रही है? ग्लूकोज में टूट जा रही है। तो अगर हमारे अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट रहा है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। यहाँ पे देखो कैटाबोलिज्म, नाम ही कूद कूद कर बोल रहा है, है कूद कूद कर बताओ ये क्या है, वैसे ही नाम ही कूद कूद कर बोल रहा है कट। अर्थात वैसे हम लोग के शरीर के अंदर हो रहा है अभिक्रिया जिसमें किसी पार्ट टूटता है। जैसे मान चलो एक है ए और ये ए बी और सी में टूट गया तो ये एक प्रकार का कैटाबोलिज्म। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट को खाया और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया तो ये एक प्रकार की कैटाबोलिज्म है, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या हमेशा टूटते ही हैं? नहीं, बनते भी तो है भाई। तो जिसमें कुछ सिंथेसिस हो, जिस रिएक्शन में कुछ सिंथेसिस हो, कुछ बने, उससे हम लोग एनाबोलिज्म बोल देते हैं और इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग मेटाबोलिज्म बोल देते हैं। सीधा सीधा बात बोले, जैसे मान लो जो हम लोग केमिकल रिएक्शन नाम सुने, रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया हमेशा हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं। कहाँ करते हैं? तो प्रयोगशाला में हो रहे अभिक्रिया को, हो रहे रिएक्शन को, या टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहे रिएक्शन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोल देते हैं। वैसे ही हम लोग के शरीर के अंदर हो रहे
सारी अभिक्रिया को मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। और इस अभिक्रिया में कुछ अणु टूटते हैं और कुछ अणु बनते हैं। तो जिसमें अणु टूट रहा है उसे कैटाबॉलिज्म बोल देते हैं, जिसमें अणु निर्माण हो रहा है उसे एनाबॉलिज्म बोल देते हैं, और कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को मिलाकर हम लोग मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। क्या कहना चाह रहे हो? आओ दिखाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देख, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उपापचय। तो हमारे शरीर के अंदर हो रही सभी रासायनिक प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को उपापचय कहा जाता है। उपापचय से हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इन क्रियाओं से या तो ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, ऊर्जा तो प्राप्त होगा, जो अभी जैसे मान लो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्या बनाया, ये ऊर्जा बनाया, तो ये भी तो एक प्रकार का रिएक्शन ही है। तो इन क्रिया से या तो ऊर्जा प्राप्त होती है या उपयोगी पदार्थों का निर्माण होता है। और जो मेटाबॉलिज्म होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक कैटाबॉलिज्म, कैटा, देखो कैटा मतलब क्या आ रहा है, कैटा मतलब कट, कैटा मतलब कट, देख भाई कट। तो कैटाबॉलिज्म हिंदी में बोलते हैं अपचय। अपचय तो बड़े अणुओं का टूटना और ऊर्जा बनना क्या कहलाता है? अपचय कहलाता है। जैसे ये भोजन, जो ग्लूकोज टूटता है, भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज से क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। तो ये एक प्रकार का कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है, ये एक प्रकार का अपचय अभिक्रिया है। ऐसे ही होता है उपचय। उपचय अभिक्रिया जिसे हम लोग एनाबॉलिज्म बोल देते हैं। तो छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का बनना, जैसे एमिनो अम्ल, बताए थे हम एमिनो अम्ल के बारे में। एमिनो अम्ल के बारे में हमने बताया था आपको, क्या बताया था? कार्बोहाइड्रेट एमिनो बताया था कि अगर मान लो कि ये एक प्रकार का माला है, क्या है, और माला पे हम लगा दे मोती, इस माला पर हम लगा दे मोती, तो ये जो मोती दिखाई दे रहा है ना, और ये जो माला दिखाई दे रहा है ना, तो इस माला को हम लोग नाम देंगे, इस माला को हम लोग नाम देंगे, टोटल माला को हम लोग नाम देंगे, क्या नाम देंगे? इस माला का नाम अगर हम कार्बोहाइड्रेट रख रहे हैं, सॉरी थिकनेस कम करो, अगर इस माला का नाम हम लोग कार्बोहाइड्रेट रख रहे हैं ना, तो इसमें का जो ये मोती आपको दिखाई दे रहा है, इस मोती को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज। अर्थात कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इस ग्लूकोज का माला है, और ये पे जो आपको ये रस्सी धागा दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इस ग्लूकोज के बीच उपस्थित बॉन्ड है। तो अगर आप इस माला को कार्बोहाइड्रेट बोले तो ये जो मोती है वह ग्लूकोज है और ये बॉन्ड उपस्थित है। अगर आप इस माला को प्रोटीन बोले, इस माला को अगर आप प्रोटीन बोले, तो यहां पे आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना मोती, इस मोती को आप बोलेगो एमिनो अम्ल। क्या बोलोगे? एमिनो अम्ल, जिसे आप एमिनो एसिड बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मोती के माला को तोड़ दे, अर्थात प्रोटीन को तोड़ दे, तो हमें क्या बनेगा? एमिनो अम्ल बनेगा। कौन तोड़ता है? तो हमारा पाचन तंत्र तोड़ता है। कहां पे पाचन तंत्र तोड़ता है? ये कुछ देर इंतजार कर भाई, वहां पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो उपापचयन क्या होता है? आई थिंक ये आइडिया आपको लग गया होगा। आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिकली पोषण के ऊपर। अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है पोषण, कि भैया पोषण होता क्या है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे स्वपोषण के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषण के बारे में, जिसे आप स्वपोषी पोषण बोल देते हो, स्वपोषी पोषण। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे पर पोषण के बारे में, पर पोषण, जिसे आप लोग विषम पोषण भी बोल देते हो, पर पोषण, जिसे आप विषम पोषण भी बोल देते हो, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि आखिरकार पोषण क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे पोषण आखिरकार होता क्या है, तो पोषण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। भोजन को ग्रहण करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, भोजन को ग्रहण करना। देखो देख भाई, देख 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 देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हम अगर आलू पराठा को खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आलू पराठा को खा रहे हैं, तो इस आलू पराठा में क्या उपस्थित होता है? स्टार्च, अर्थात कार्बोहाइड्रेट। तो क्या खाने से सब कुछ हो जाएगा? क्या क्या डायरेक्ट खा लेने से ऊर्जा मिल जाएगी? क्या क्या अगर हम कार्बोहाइड्रेट को खा लें तो ऊर्जा मिल जाएगी? क्या बोल। तो कार्बोहाइड्रेट का पचना जरूरी है,
और पचने के साथ साथ उसका कहाँ जाना जरूरी है, उसका जाना जरूरी है कोशिका के अंदर। अगर यह कोशिका के अंदर नहीं गया तो क्या उससे ऊर्जा मिलेगा, क्योंकि यही कोशिका पर इसका ऊर्जा का निर्माण होता है। ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि पोषण का मतलब है खाना खाना नहीं है, पोषण का मतलब है खाना को खाना। पोषण का मतलब है खाना को खाना, उसको पचाना और आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। पोषण का मतलब खाना खाना, उसको पचाना और आवश्यकता अनुसार उपयोग करना ही क्या कहलाता है, उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। अब ये पोषण में हम लोग करते क्या है, खाना को खाते हैं। खाना में से क्या चीज होता है जिससे ऊर्जा मिलता है, तो खाना में पोषक तत्व होता है। खाना में क्या होता है, खाना में पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। कोई कोई इसमें जल को भी ऐड कर देता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पोषक तत्व आखिरकार होता क्या है। ये पोषक तत्व जो हमने पहले क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने के लिए पदार्थ भोजन के रूप में लिए जाते हैं, माने जो पदार्थ भोजन के रूप में लिए जाते हैं उन्हें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन है, एक है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन और पांचवा मिनरल्स। और हम आम भाषा में बोले तो जो ये कार्बोहाइड्रेट है, एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन और एक है फैट। अगर ये तीनों के बारे में हम देखें तो सबसे पहले हम बताएं आपको, इन तीनों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। अगर आप प्रोटीन खाओ, आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, आप या फैट खाओ, आपको तीनों से ऊर्जा मिलेगी। सबसे पहले हमारे शरीर जो पोषक तत्व का यूज करता है वह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है। तो 5 पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल। कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या रोल है भैया, तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है हमें। प्रोटीन तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत करते हैं। फैट क्या करते हैं, फैट ऊर्जा का स्टोर करके रखते हैं, ऊर्जा को, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। विटामिन शरीर को रोगों से बचाते हैं, ये आपने निचले क्लास में पढ़ लिया है। खनिज हड्डियों मजबूत करते हैं, रक्त निर्माण में सहायता करते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना पोषक तत्व क्या है, कौन कौन पोषक तत्व होता है। अब हम बात करते हैं आखिरकार पोषण का डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे क्या, तो पोषण का डिफिनेशन आप, अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, पोषक तत्व का ले लिए, इसका आपने लिया है, इसका आप ले लोगे स्क्रीनशॉट। और एक काम करोगे आप, साथ साथ कॉपी और कलम लेकर बैठोगे, जिससे आपको ये आइडिया मिलते रहे और आपका दिमाग एक्टिव रहे। क्योंकि आप ऐसे ही नॉर्मल फिल्म की तरह देखोगे तो फिर मजा आने वाला है नहीं, मजा भी आएगा तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मजा आएगा नहीं। तो आप साथ साथ कॉपी कलम लेकर बैठोगे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं पोषण का डिफिनेशन। पोषण क्या है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन में क्या, पोषक तत्व को प्राप्त करता है और उसे पचाता है, अभी बताए हैं, और शरीर की आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है। अच्छा कुछ देर पहले तो हमने यही बात बोला था आपको कि खाना को खाना, पचाना और आवश्यकता के अनुसार यूज करना। तो खाना में क्या खाते हैं, पोषक तत्व खाते हैं। तो पोषक तत्व प्राप्त करना, पचाना और शरीर की आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। एक और भाषा में बोल सकते हो डायरेक्ट कि पोषक तत्व को ग्रहण कर आवश्यकता अनुसार उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब ये पोषण के हम लोग विधि को पढ़ने जा रहे हैं कि पोषण बेसिकली कितनी विधि का होता है। एक हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषण और एक पढ़ेंगे परपोषण, एक पढ़ेंगे स्वपोषण और दूसरा पढ़ेंगे परपोषण। ये क्लास आपके सामने थोड़ा हम लोग आज के क्लास को कम समय के रखते हैं, क्योंकि थोड़ा समय के अभाव के कारण। अगली क्लास में हमने पोषण की विधि को डिस्कस करना है, स्वपोषण को डिस्कस करना है, परपोषण को डिस्कस करना है, उसके बाद परपोषण में क्या क्या एग्जाम्पल आता है उसको डिस्कस करना है,
पर पोषण की विधियों की डिस्कस करना है। तो अगले क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, और पौधों में पोषण को भी डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे हिसाब से 2-3 लेक्चर लगेंगे जिसमें आप पोषण को कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्वसन पर। तो श्वसन पढ़ने से पहले हम लोग एक ऐसा लेक्चर आएगा जिसमें हमने क्लास 10th में जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जिक्र करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। जो भी क्रियाकलाप दिया हुआ है उसको जिक्र करेंगे। तो आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग।